Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in the course. और इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ में था। तो हम स्टार्ट करेंगे आज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये रिलीज़ किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। अब देखो ये रिपोर्ट क्या बताती है। देखो जो भी कोई चीज़ होती है ना, उसका सबसे पहले नाम देखा करो। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, उसके नाम में ही उसका सार लिखा रहता है। मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, इवैल्यूएशन, ये 3 वर्ड मेजर हैं। तो इसमें क्या हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा, इसमें किसी चीज़ को मैनेज किया जा रहा होगा, है ना। फिर उस जो भी चीज़ को मैनेज किया जा रहा होगा उसका इफ़ेक्टिवनेस निकाला जाएगा इसमें, कि कितना इफ़ेक्टिवली उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं, है ना। और फिर उसको हम इवैल्यूएट करेंगे कुछ पैरामीटर्स पे, कि भाई हाँ अच्छा मैनेज हो रहा है या बेकार मैनेज हो रहा है, इस टाइप से बताएंगे, है ना। तो बेसिकली किसी चीज़ का मैनेजमेंट की ये बात कर रहा है, उसके इफ़ेक्टिवनेस को हम बताएंगे कि कितने अच्छे से इसको हम मैनेज कर पा रहे हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने रिलीज़ किया है, तो कोई चीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, है ना। इन्वायरमेंट से कोई रिलेटेड चीज़ होगी जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है उसको एवेल्यूएट करता है। कितने अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, कितना इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, उसको ये मेजर करता है। और ये रिलीज़ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो या समझ में आ गया, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एवेल्यूएशन। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मैनेज कैसे किया जा रहा है, कितना इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, उसको ये एसेस करता है, उसको ये इवैल्यूएट करता है। किसने रिलीज़ किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा ये? बेसिकली सजेस्ट क्या करेगा? ये बेसिकली अडेप्टिव अप्रोच टू मैनेजमेंट को बताएगा। रिसोर्स एलोकेशन कैसे हमको करना चाहिए। मान लो किसी नेशनल पार्क में, अब इतने सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ना, मान लो किसी नेशनल पार्क में ज़्यादा फंड चाहिए, है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है ना। और किसी नेशनल पार्क में बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है, उसमें नहीं चाहिए। तो ये रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना है वो ये बताएगा। तो ये वो आप कब बता सकते हो? जब आप उसको इवैल्यूएट करोगे कि भाई उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, तभी तो आप बता पाओगे कि इसको इतना रिसोर्स चाहिए, इसको इतना रिसोर्स चाहिए, है ना। तो उसको ये बेसिकली बताता है, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है कि भाई मैनेजमेंट जो है, जो भी इसको मैनेज कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। मान लो कुछ गलत चीज़ हो जाती है, मान लो कोई स्पीशीज़ मर जाता है ना, तो किसी को कोई अकाउंटेबल होना चाहिए ना उसके लिए, किसी को पनिश किया जाना चाहिए। तो वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है, ताकि जो लोकल कम्युनिटी हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो उसमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है ताकि वो भी इसको प्रोटेक्ट कर पाएँ, है ना। उसके बाद वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। बाकी ये सब जनरल स्टेटमेंट है, वैल्यूज़ को प्रमोट करता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, ठीक है। तो मेजर समझ में आ गया कि मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको इवैल्यूएट करेगा और रिकमेंडेशन देगा कि कैसे हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें स्कोर सबसे ज़्यादा किसको मिला है? इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। इनको सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिला है, मतलब इनको सबसे अच्छा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि तीर्थन वाइल्ड लाइफ, पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ना, वो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आपका होमवर्क ये है कि अब आप ये करोगे कि इन दोनों सेंचुरीज़ में कौन सी रिवर पास करती है ना, कौन से मेजर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स मिलते हैं, वो आपको जाके देखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद जो हमारा इंडिया में ओवरऑल MEE का स्कोर है वो 62% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ग्लोबल कंपैरिजन करें तो हम ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। उसके बाद सबसे बॉटम पर कौन है? टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यूपी में है, और एक खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हरियाणा में है। इनको बॉटम पे रैंक किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगेन सेम होमवर्क इसके लिए भी आप करोगे, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। और खपरवास कहाँ पर है? ये हरियाणा पे है। इनको बॉटम पे रैंकिंग मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे और टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं, जो कि है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे
स्पीशीज़ जो हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं, उनको बेसिकली रखा जाता है ताकि वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में ग्रो कर पाएँ, है ना। तो ये बेसिकली एक इन सीटू प्रोटेक्शन का ये है मेथड है ना। तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स को अपनी हैबिटेट्स में प्रिजर्व किया जाता है ताकि बाहर की जितनी सराउंडिंग्स है, जैसे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, है ना। तो बाहर की सराउंडिंग्स के इम्पैक्ट से इसको बचाया जाता है, ठीक है, ताकि ये लोग अपनी हैबिटेट में रह पाएँ, ठीक है। और कोई भी एरिया जो है ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है, ये डेजिग्नेट करने का कि ये नेशनल पार्क है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किसके पास अथॉरिटी है। ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसमें ये नोटिफाई किया गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि क्या कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड है, कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये आप याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बताने की कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी होगी और नेशनल पार्क कौन सा होगा, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होती हैं, जैसे रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह। तो रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड होती हैं, बट ये ध्यान रखना कि नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क फुली प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ये ध्यान रखना। नेशनल पार्क इज़ अ पार्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़, है ना। तो यहाँ पे स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। इट इज़ मोर प्रोटेक्टेड दैन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। और ये ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को टाइगर को कंजर्व करना है ना, तो मैं पर्टिकुलर टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक सेंचुरी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना। और नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क में बेसिकली वैरायटी ऑफ आपको एनिमल्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर होगा या डियर मिलेगा, बहुत सारी स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो होता है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी नेशनल पार्क को डिक्लेयर करने के लिए, या फिर किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डेडिकेट करने के लिए, उसको सिग्निफाई करने के लिए कि भाई ये हमारा रिजर्व एरिया है, ये हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो वो किसके पास होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है नेशनल पार्क में एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट अंडर कंडीशंस गिवन बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब जैसे मान लो कुछ पर्टिकुलर रिसर्च एक्टिविटी है, ठीक है। तो रिसर्च एक्टिविटी को अलाउ करने के लिए आपको सबसे पहले चीफ वार्डन जो है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती नेशनल पार्क में, है ना, बट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो अलाउ कुछ एक्टिविटीज़ को कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ एक्टिविटीज़ को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो अलाउ कर सकता है। आगे प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं, तो आगे आता है कम्युनिटी रिजर्व या फिर कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये जो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो ये इनिशियली जो एक्ट आया था हमारा 1972 में, उसमें ये इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, बट बाद में जो 2002 में अमेंडमेंट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में, उसमें इसका कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को भी इंक्लूड किया गया। तो अब देख लेते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है। तो बेसिकली कम्युनिटी का क्या नाम है, जनता। कम्युनिटी क्या होती है, जनता। तो जनता जो है, जब वो कोई पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको जनता प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी का वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो एक नेशनल पार्क है ना, तो नेशनल पार्क है और एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो उसके बीच में ये एक बफर जोन होता है ना। तो यहाँ पे जो भी लैंड होती है ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, मान लो आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, बट हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इसको कंजर्व करेंगे, हम इसको रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व मतलब जनता का प्रॉपर्टी है, ये जनता का रिजर्व है, जनता इसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो इट इज़ इनहैबिटेड एंड एक्ट्स एज अ बफर जोन एंड कनेक्टेड टू द माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो दो हो सकता है, दो नेशनल पार्क के बीच में ये एक कॉरिडोर हो, है ना, एक माइग्रेशन कॉरिडोर हो जहाँ से एनिमल्स माइग्रेट करते हों, ठीक है। हाथी माइग्रेट कर रहे हैं या कोई भी टाइगर माइग्रेट कर रहा है, तो वहाँ पे जो बीच में ये होता है इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी रिजर्व। ये जनता इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द लैंड इन दिस एरिया में भी प्राइवेटली ओन्ड, है ना। तो ये इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है आपकी हो, मेरी हो, ठीक है। और कम्युनिटी रिजर्व तो ये हो गया कि इसमें जनता प्रोटेक्ट करती है। और कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व में गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन रिजर्व में क्या होता है, दीज आर अनइनहैबिटेड एंड कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें कोई हैबिटेशन नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जाके घर बना रहे हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। तो बस यही दोनों डिफरेंस है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में, ठीक है। अब इसको डिक्लेयर कौन करता है, तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि नेशनल पार्क को डिक्लेयर कौन करता है,
नेशनल पार्क को डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो यहाँ पे भी क्या करता है, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट आफ्टर कंसल्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। तो याद रखना कि कम्युनिटी रिजर्व को और कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है आफ्टर कंसल्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ये रिजर्व का एरिया कहाँ पर है, मेघालय में। तो आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। अब आगे अगले प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं जो कि है टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व बेसिकली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च हुआ था, है ना। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर है जो NTCA मैनेज करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये एरियाज़ को डिक्लेयर भी NTCA ही करता है। कोई भी टाइगर रिजर्व को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको NTCA एक बार उसको देखता है प्रपोजल को कि भाई हाँ इसको हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं। बस इतना ही इसमें याद करना है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तो ये कुछ ऐसी एग्रीकल्चर जोन होंगी जहाँ पे जो भी प्रोटेक्टेड होंगी, जहाँ पे आप जहाँ पे कोई बाहर की एक्टिविटी अलाउड नहीं है, जैसे माइनिंग वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं होगी, ऑयल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु ने अभी कावेरी डेल्टा जो है अपना, उसको एक प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर किया है ना। अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे आप ऑयल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं ला सकते हैं ना। तो बेसिकली अगर ये किसी भी एरिया को हम प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जब डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे कोई भी बाहर की एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होगी, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। और परमिशन लोगे भी तो मिलेगा नहीं परमिशन, ठीक है। तो कोई भी नए प्रोजेक्ट जो है उसके लिए यहाँ पे परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हम एक बार जब तमिलनाडु ने इस कावेरी डेल्टा जोन को डिक्लेयर किया है तो हम ये भी देख लेते हैं कि कावेरी डेल्टा जोन में क्या क्या आता है। तो कावेरी डेल्टा जोन में बेसिकली थंजावुर आता है, थिरुवरूर आता है, नागापट्टिनम आता है, पुडुकोट्टी आता है, कुदलोर आता है, अरियालोर आता है, करूर आता है और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं कावेरी डेल्टा जोन में। डिक्लेयरिंग PSAZ इंश्योर्स दैट अ पर्टिकुलर रीजन विल नॉट बी ग्रांटेड एनी परमिशन फॉर एनी टू प्रोजेक्ट्स ऑफ दोज रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन। तो जैसे माइनिंग वगैरह हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन हो गया, तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी नहीं दी जाएगी अगर कोई भी प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन को डिक्लेयर हो गया, है ना। कोई भी अगर जोन प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर हो जाता है तो वहाँ पे किसी भी हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब जो टाइगर रिजर्व न्यूज़ में थे उसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है राजा जी और जिम कॉर्बेट। ये आपको पता होगा कि ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो राजा जी ऊपर आता है, जिम कॉर्बेट नीचे आता है। फिर फिलबेट और दूधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो बॉर्डर है, जंक्शन है, वहाँ पर आपको ये फिलबेट और दूधवा मिल जाएगा। फिर असम में देखें तो मानस टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है ना। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं तो ताडोबा अंदरी टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद मेजर कर्नाटका में आते हैं तो दो मिलेंगे आपको, नगर होल और बांदीपुर, ठीक है। नगर होल और बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में। उसके बाद केरला में कौन सा है, वायनाड, है ना। और तमिलनाडु में कौन सा है, मुद्दुमलाई और सत्यामंगलम। तो ये सारे देखो आसपास ही हैं सारे, है ना, एक दूसरे की बाउंड्री पे टच करते हैं। जैसे मुद्दुमलाई जो है वो वायनाड और सत्यामंगलम से टच करता है, और फिर इसके यहाँ पे बंदीपुर भी है। तो इस टाइप से काफ़ी आसपास ही है सारे। फिर आप नीचे जाओगे साउथ में तो केरला में आपको क्या मिलेगा, पेरियार टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले असम की बात करते हैं। तो असम में कौन कौन सा था, असम में पहला आता है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो नाम में क्या है, दिब्रू मतलब दिब्रू एक रिवर है जो यहाँ से पास करती है, ठीक है। तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड सबसे पहली बात याद क्या रखनी है कि दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में, ठीक है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ऑयल इंडिया जो है उसने ड्रिल किए हैं 7 वेल्स यहाँ से ऑयल निकालने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसका एनालिसिस करते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी रिवर पास करती हैं। तो सबसे पहले दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से कौन कौन सी रिवर पास करती हैं, लोहित, ब्रह्मपुत्र और दिब्रू रिवर। तो जैसे कि मैंने बताया इसके नाम में दिब्रू है, तो यहाँ से दिब्रू रिवर पास करती है। तो बेसिकली मान लो अगर ये नेशनल पार्क है तो इसके नॉर्थ में लोहित और आपकी ब्रह्मपुत्रा है ना, और इसके साउथ में जो है वो दिब्रू रिवर है। तो आपको याद रखना है कि मेजरली आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी रिवर हैं, लोहित, ब्रह्मपुत्रा और दिब्रू रिवर, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो देखो आप जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, है ना, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन, मोस्टली एवरग्रीन, डेसिडियस, वेट एवरग्रीन, यही सब मिलता है ना। तो वहाँ पे फॉरेस्ट का क्या क्या कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन मिलेगा, डेसिडियस मिलेगा, पानी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको लिटोरल एंड स्वॉम्प फॉरेस्ट मिलेगा, है ना, वेट एवरग्रीन मिलेगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ये है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है दिब्रू सैखोवा के बारे में कि यहाँ पे लार्जेस्ट सेलिक स्वॉम्प फॉरेस्ट मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट जो सेलिक स्वॉम्प फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलता है,
वो मिलता है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में। आपको ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एक बहुत ही अलग सी चीज़ है, यूनिक चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट सैलिक्स स्वाम्प फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में। अब हम आगे बात करते हैं फ़ौना की। क्या क्या फ़ौना मिलता है यहाँ पे? टाइगर मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, स्मॉल इंडियन सिवेट मिलेगा, गैंगेटिक डॉल्फिन मिलेगी। आपको याद रखना है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है गैंगेटिक डॉल्फिन। क्रिटिकली नहीं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। स्लो लॉरिस है, तो आपको ये सब याद रखना है ना। तो यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो एटलीस्ट याद ही रखो कि गैंगेटिक डॉल्फिन आपको यहाँ दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में मिलती है। उसके बाद इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये सब हो गया दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। ये भी अगेन असम की बात करें तो असम में ही है ना। इसको हम मिनी काजीरंगा बोलते हैं। क्यों मिनी काजीरंगा बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है राइनो की, हाईएस्ट डेंसिटी राइनो की है वर्ल्ड में। कहाँ पे? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसको मिनी काजीरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जो सबसे ज़्यादा राइनो है वो हमको मिलते हैं काजीरंगा में। तो ये याद रखना कि काजीरंगा का एब्सोल्यूट नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो है ये काजीरंगा में, ठीक है। काजीरंगा में सबसे ज़्यादा आपको राइनो मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? वो है पोबितोरा में, इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। डेंसिटी मतलब कि कितने राइनोज पर यूनिट एरिया अवेलेबल है। हो सकता है कि 5 राइनो इसमें पर यूनिट एरिया अवेलेबल हो, बट टोटल राइनो का हो सकता है टोटल राइनो सिर्फ 20 ही हो। काजीरंगा में टोटल राइनो 100 हैं, बट डेंसिटी जो है वो हो सकता है 2 पर मीटर स्क्वायर है ना। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा पोबितोरा में है और एब्सोल्यूट नंबर सबसे ज़्यादा काजीरंगा में, ठीक है। इसीलिए पोबितोरा को हम बोलते हैं मिनी काजीरंगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से रिवर्स कौन कौन सी पास करती है? यहाँ से गरंग बील पास करती है इसके साउथ में, है ना, और ब्रह्मपुत्रा है इसके नॉर्थ में। तो ये आपको याद रखना है कि पोबितोरा के नॉर्थ में कौन सी रिवर फ्लो करती है? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और इसके साउथ में कौन सी है? गरंगा बील इसके साउथ में पास करती है। फ़ौना की बात करें तो कौन कौन है यहाँ पे? लेपर्ड मिलेगा, एशियाटिक वाटर बफेलो मिलेगी, जंगल कैट्स मिलेंगी, फ्लाइंग फॉक्स मिलेंगी, वाइल्ड बोर मिलेगा, फिशिंग कैट्स मिलेंगी, शॉर्ट नोज फ्रूट बैट मिलेगा, बार्किंग डियर मिलेगा, ग्रे मास्क श्यू मिलेगा। तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब आपको कहाँ मिलता है? पोबितोरा। इसमें से इंपॉर्टेंट है फिशिंग कैट भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। फिशिंग कैट, वाटर बफेलो, लेपर्ड और जंगल कैट्स आपको इधर मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को ने डिक्लेयर करी थी, है ना, 1985 में। और एक टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व ये कब बना? 2006 में, ठीक है। 2006 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको डेजिग्नेट करता है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन डेजिग्नेट करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद रिवर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, रिवर्स कौन कौन सी पास करती हैं? ब्रह्मपुत्रा, दिप्लू, मोरा दिप्लू और मोरा धनसिर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा, दिप्लू, मोरा दिप्लू और मोरा धनसिर यहाँ से पास करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी रिवर्स काजीरंगा से पास करती हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एलुवियल इंडेंटेटेड ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे आपको, सवाना वुडलैंड्स मिल जाएंगे, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। फ़ौना की अगर हम बात करें तो फ़ौना में क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे राइनोसोरस मिलेंगे, हुलॉक गिबन मिलेगा, टाइगर मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, इंडियन एलिफेंट मिलेगा, स्लॉथ बियर मिलेगा, वाइल्ड वाटर बफेलो मिलेगा, स्वाम्प डियर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको काजीरंगा में मिल जाएगा। उसके बाद फ्लोरा की बात करें तो कुंभी मिलेगा, इंडियन गूसबेरी मिलेगा, कॉटन ट्री मिलेगा और एलिफेंट एप्पल मिलेगा। और सिंस ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है तो यहाँ पे बर्ड्स भी मिलेंगी, माइग्रेटरी बर्ड्स। उसमें कौन कौन सी बर्ड्स हैं? यहाँ पे आपको वाइट फ्रंटेड गूस मिलेगी, है ना, फरीजेनस डक मिलेगी, बेयर्स पोचार्ड मिलेगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बेयर्स पोचार्ड। तो ये आप याद रखना, बेयर्स पोचार्ड एक डक है। बेयर्स पोचार्ड ये डक की स्पीशीज़ है जो कि यहाँ पे मिलती है। लेसर एजुडिकेंट स्टॉक मिलेगी यहाँ पे, ग्रेटर एजुकेंट स्टॉक मिलेगी, ब्लैक नेक स्टॉक मिलेगी, है ना। उसके बाद ओपन बिल स्टॉक मिलेगी। ओपन बिल स्टॉक बेसिकली यहाँ पे माइग्रेट करती है कहाँ से? ये सेंट्रल एशिया से विंटर सीजन में काजीरंगा में माइग्रेट करके आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से रिजर्व्स हैं? पाक्के टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, ठीक है। तो पाक्के टाइगर रिजर्व बेसिकली कहाँ पर है? ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ के वर्कर्स को बेसिकली वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, है ना, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने की बात की गई थी, है ना। इट फॉल्स विद इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो ईस्टर्न का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसके अंदर आता है। इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स कौन कौन सी यहाँ से पास करती हैं। तो इसमें एक तो पाक्के रिवर ही होगी क्योंकि नाम में पाक्के है, तो पाक्के रिवर ईस्ट में इसके है। और वेस्ट और नॉर्थ में कौन कौन सी रिवर है? वेस्ट में भारेल है और कामेंग रिवर, है ना, इसके वेस्ट और नॉर्थ में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कामेंग रिवर और पाक्के रिवर, ये दोनों तो एटलीस्ट याद रखनी ही है कि कामेंग और पाक्के रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो सेमी एवरग्रीन मिलेगा, एवरग्रीन मिलेगा, है ना, और ब्रॉडली फॉरेस्ट इधर मिलेंगे। फ़ौना की बात करें तो बार्किंग डियर मिलेगा, हॉक डियर मिलेगा, हॉर्नबिल मिलेगी और एलिफेंट मिलेगा।
बार्किंग डियर, हॉक डियर, हॉर्नबिल और एलिफेंट, ये आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं कर्नाटका पे। तो कर्नाटका में एक है, अभी हमने देखा था ना बंदीपुर, नागरहोल, दोनों कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो बंदीपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कहाँ पर है ये? चरमंजा नगर में है ये, कर्नाटका के, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये आपको याद रखना है कि ये जो बंदीपुर नेशनल पार्क है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये लार्जेस्ट हैबिटेट है वाइल्ड एलिफेंट्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वाइल्ड एलिफेंट्स की लार्जेस्ट हैबिटेट आपको यहाँ मिलेगी, है ना। बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो पीछे हमने देखा था जब हम टाइगर रिजर्व देख रहे थे तो नागरहोल था वहाँ पे, वायनाड था, मुद्दुमलाई था, ये सब बहुत ही आसपास थे ना। यहाँ पे मुद्दुमलाई इधर था, यहाँ सत्यामंगलम था, है ना। बांदीपुर ये था, तो यहाँ पे वायनाड आ गया, मुद्दुमलाई आ गया और नागरहोल आ गया, ठीक है। तो ये तीनों इससे बेसिकली बॉर्डर पे हैं इसके। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स कौन कौन सी पास करती हैं बांदीपुर से? एक काबिनी रिवर है और एक मोयार रिवर है। तो मोयार इसके साउथ से पास करती है, काबिनी इसके नॉर्थ से पास करती है। तो ये आपको याद रखना है कि काबिनी इसके नॉर्थ से पास करती है और मोयार रिवर इसके साउथ से पास करती है। फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे ड्राई डेसिडियस मिलेगा आपको, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको मिलेगा। तो देखो ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट जो है, अब इधर वाले पार्ट में जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे आपको एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस मिलेगा, और फिर यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा ड्राई डेसिडियस मिलेगा, फिर अंदर आओगे तो थॉर्न भी मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पे वेजिटेशन चलता है। आप जब नेचुरल वेजिटेशन का मैप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो बांदीपुर आपके इधर ही है, इधर कहीं है ना बांदीपुर, इधर कर्नाटका के इधर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिलता है? ड्राई डेसिडियस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो डेसिडियस ही है इंडिया में, ठीक है, ये याद रखना। फ़ौना की अगर हम बात करें तो फ़ौना की थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी आपको बांदीपुर नेशनल पार्क में मिलती है। और क्या क्या फ़ौना मिलता है यहाँ पे? लेपर्ड मिलेगा, ढोल मिलेगा, संबार मिलेगा, स्लॉथ बियर मिलेगा, चीतल मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बांदीपुर में मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नागरहोल, फिर आगे बढ़ के नागरहोल नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो नागरहोल नेशनल पार्क में आपका, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पर है? इसका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, कर्नाटका के, ठीक है। अगेन ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बहुत ही एडजेसेंट है बांदीपुर, मुद्दुमलाई और वायनाड के साथ। देखा था ना हमने, सारे यहीं पर हैं, ऐसे 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 करके, तो ये सब यहीं पर ही हैं, ठीक है। रिवर्स की बात करें तो सिंस नागरहोल नाम है तो नागरहोल रिवर इसे पास करती है, ठीक है। और नागरहोल रिवर फिर आगे जाके काबिनी रिवर को मिल जाती है। अब हमने देखा था कि काबिनी रिवर बांदीपुर से भी फ्लो कर रही थी, है ना, यहाँ से भी फ्लो कर रही थी, तो इसीलिए आसपास हैं तो कहीं से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये नागरहोल रिवर यहाँ से पास होते हुए मिल जाएगी। उसके बाद फ़ौना की बात करें तो यहाँ पे चीतल मिलता है, चीतल इज़ अ स्पॉटेड डियर, इंडियन माउस डियर मिल जाएगा, गौर मिल जाएगा, स्ट्रिप नेक एंड रेडी मंगूज़ मिल जाएगा, ग्रे लंगूर मिल जाएगा, बॉनेट मकाओ मिल जाएगा, एशियन वाइल्ड डॉग मिल जाएगा, लेपर्ड मिल जाएगा और टाइगर मिल जाएगा। तो ये सब आपको नागरहोल नेशनल पार्क में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के केरला की बात करते हैं। तो केरला में क्या मिलेगा आपको? पेरियार टाइगर रिजर्व है ना, नीचे देखा था हमने, यहाँ सबसे नीचे इधर आया था पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलेगा, केरला में है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? कोट्टामला, ये आपको याद रखना है। पेरियार टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट पीक कौन सी है? कोट्टामला, ठीक है। कोट्टामला यहाँ की हाईएस्ट पीक है। कहाँ मिलता है? कार्डमम और पंदमल हिल्स के वहाँ पे। जब ये केरला में आप जाओगे ना, नीचे यहाँ पे बेसिकली कार्डमम हिल्स लोकेटेड है। कार्डमम हिल्स और पंदमल हिल्स भी आपको इधर ही मिलेंगे। रिवर्स कौन कौन सी इसको ड्रेन करती हैं? कौन कौन सी रिवर्स जैसे पास करती हैं पेरियार से? तो मुल्लायार, पंबा और पेरियार रिवर्स। नाम में पेरियार है तो पेरियार रिवर तो होगी। पेरियार, पंबा और मुल्लायार, पंबा और पेरियार रिवर्स यहाँ से पास करती हैं। कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसको इनहेबिट करती हैं? तो मनानास हैं, पलियान्स हैं, मलयारान्स हैं, है ना, मल्ला पंदराम्स हैं, उरालीस है और उल्लादान्स हैं। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आ भी गया तो आपके पास ऐसे माइंड में रहा तो आप मार पाओगे, नहीं तो रटने की कोशिश मत करना इसको, ठीक है। फॉरेस्ट अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं ना। फ़ौना की बात करें, रटना ही है तो फ़ौना रट रहो, है ना, और अगर रटना ही कुछ चीज़ है तो उसका फ़ौना रटो। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में इंपॉर्टेंट एक स्पीशीज़ मिलता है जो कि लायन टेड मकाओ है। लायन टेड मकाओ यहाँ मिलता है, ध्यान रखना। लायन टेड मकाओ कहाँ मिलता है? पेरियार टाइगर रिजर्व में मिलता है। बोनेट मकाओज मिलते हैं, नीलगिरी लंगूर मिलता है, मशीर फिश मिलती है, एशियन एलिफेंट मिलता है, बंगाल टाइगर मिलता है, इंडियन बेसन मिलता है, संबार डियर मिलता है और स्मूथ कोटेड ऑटर मिलता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मूथ कोटेड ऑटर और लायन टेड मकाओ, ये दोनों याद रखना कि पेरियार में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो कैसे बताओगे ये महाराष्ट्र में? तो यहाँ से देखो, अंधेरी, अगर आप थोड़ा बहुत भी मुंबई में रहे हो तो वहाँ पे अंधेरी एक जगह है ना, तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो। अंधेरी, अंधेरी तो महाराष्ट्र में होगा, ठीक है, इस टाइप से रिलेट कर सकते हो।
तो ताडोबा अंधेरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है महाराष्ट्र के, है ना। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना है, महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। यहाँ से अब नाम में अंधेरी है तो रिवर अंधेरी यहाँ से पास करती है। देखोगे आपकी जितने भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है ना, सबके नाम में जो है एटलीस्ट वो वाली रिवर तो वहाँ से पास करती है। तो अगर कुछ नहीं आता है और अगर लिखा है कि भाई ऐसा नाम है ना, पेरियार टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन में लिखा है कि पेरियार रिवर पास करती है, तो वो वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, अंधेरी रिवर यहाँ से पास करती है। फॉरेस्ट कौन कौन सा है? तो बेसिकली महाराष्ट्र में तो यहाँ पे ड्राई डेसिडियस ज़्यादा वेजिटेशन है, तो यहाँ पे ड्राई डेसिडियस है। फ़ौना की अगर बात करें तो लेपर्ड मिल जाएगा, चीताल मिल जाएगा, चिंकारा मिल जाएगा, लंगूर मिल जाएंगे, नीलगाय मिल जाएगी, बार्किंग डियर मिल जाएगा, ब्लू बुल मिल जाएगा, स्पॉटेड डियर मिल जाएगा, फ्लाइंग स्क्वायरल मिल जाएगा, स्लॉथ बियर मिल जाएगा, गौर मिल जाएगा और ढोल मिल जाएगा। तो आपको ये सब कहाँ मिलेंगे? आपको ये सब ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में मिल जाएंगे, ठीक है। उस बार राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, रणथंभौर। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। बेसिकली जंक्शन है किसके बीच में? एक अरावली रेंजेस और विंध्यान रेंजेस के बीच में। तो विंध्यान आपके मध्य प्रदेश से स्प्रेड होकर इधर आता है और अरावलीज आपका गुजरात से स्प्रेड होकर राजस्थान फिर ऊपर जाता है ना, दिल्ली तक। तो ये सब इनके बीच में बेसिकली आपका ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। कौन कौन सी रिवर पास करती हैं? अगेन रिवर्स आर इंपॉर्टेंट। रिवर कौन कौन सी है? तो राजस्थान से बेसिकली बानस रिवर और चंबल रिवर पास करती हैं। तो बानस रिवर है ना, नॉर्थ में बानस रिवर है और साउथ में कौन सी है? चंबल रिवर। ये दोनों यहाँ से पास करती हैं। अगेन वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। फ़ौना की बात करें तो फ़ौना में कौन कौन सा है? बंगाल टाइगर मिलेगा, इंडियन लेपर्ड मिलेगा, वाइल्ड बोर मिलेगा, सांबर मिलेगा, स्ट्रिप्ड हाइना मिलेगा, स्लॉथ बियर मिलेगा, है ना, ग्रे लंगूर मिलेगा, रेसस मकाओ मिलेगा, मगर क्रोकोडाइल मिलेगा और चीताल मिलेगा, ठीक है। तो मगर क्रोकोडाइल यहाँ इंपॉर्टेंट है, मगर क्रोकोडाइल यहाँ मिलता है। मगर क्रोकोडाइल जो है वो क्या है? वल्नरेबल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु आखिरी स्लाइड है ये। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में क्या है? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा था, है ना, नीलगिरीज में है ये। और बेसिकली ये किसके साथ टच करता है? वायनाड और बांदीपुर के साथ टच करता है। देखा था ना, मुद्दुमलाई यहाँ पे था, आपका बांदीपुर इधर था, है ना, और इधर वायनाड था। तो वायनाड वेस्ट में है और बांदीपुर कहाँ है? नॉर्थ में, है ना। और इसके यहाँ पे सत्यामंगलम है इसके ईस्ट में, ठीक है। नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, याद रखना है आपको कि ये नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। रिवर कौन सी पास करती है यहाँ से? मोयार रिवर। मुद्दुमलाई से कौन सी रिवर पास करती है? मोयार रिवर। फ़ौना क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? टाइगर मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, इंडियन गौर मिलेगा, पंथर मिलेगा, संभार मिलेगा, स्पॉटेड डियर मिलेगा, बार्किंग डियर मिलेगा, माउस डियर मिलेंगे, मतलब जितने भी डियर हैं आपको यहीं मिल जाएंगे, ठीक है। कॉमन लंगूर मिल जाएगा, मलाबार जाइंट स्क्वायरल, ये इंपॉर्टेंट है, मलाबार जाइंट स्क्वायरल इधर मिलती है, ध्यान रखना। वाइल्ड डॉग मिलेगा, मंगूज़ मिलेगा, जंगल कैट मिलेगा और हाइना मिलेगा, ठीक है। इतने सारे आपको यहाँ पे स्पीशीज़ मिल जाएंगे। उत्तराखंड पे आते हैं तो उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट गंगोत्री नेशनल पार्क है। पिछले साल पूछ भी लिया था क्वेश्चन गंगोत्री और अस्कोट के बारे में, है ना। तो गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। फिर से न्यूज़ में था तो क्या पता फिर पूछ लें, है ना। यूपीएससी का टेंडेंसी है पिछले साल के कुछ पेपर में से ना एक क्वेश्चन तो आगे फंस ही जाता है, तो याद कर लो। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री जो है उत्तराखंड में है। नाम इसका गंगोत्री नेशनल पार्क क्यों है? क्योंकि इसमें गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड है, जहाँ से गंगा आती है ना। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है गंगा, तो वो इसके अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने अलाउ कर दिया है रोड बनाने के लिए आईटीपीबी को चाइना बॉर्डर के पास में, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी रिवर इससे पास करती है? रिवर पास करती है भागीरथी रिवर। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर इसने फ़ौना पे क्वेश्चन पूछ दिया था कि इसमें कौन सा फ़ौना लोकेटेड है। इसीलिए मैं फ़ौना पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि फ़ौना अगर आपको रटना ही है तो फ़ौना रटो, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से फ़ौना मिलता है? स्नो लेपर्ड मिलता है। हमको पता है कि स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है, ये जो हिमालय वाले रीजन है, हाई एल्टीट्यूड लोकेशन में स्नो लेपर्ड मिलता है ना। तो गंगोत्री भी उसी रीजन में लाई करता है, तो इसलिए स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलता है। ब्लू शीप मिलती है, ब्लैक बियर मिलता है, ब्राउन बियर मिलता है, हिमालयन मोनाल मिलता है, स्नोकॉक मिलता है, हिमालयन ताहार मिलता है और मस्क डियर मिलता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मस्क डियर पे था, ठीक है। तो मस्क डियर गंगोत्री नेशनल पार्क में मिलता है। इस बार मस्क डियर तो नहीं पूछेंगे, हो सकता है हिमालयन ताहार के बारे में पूछ लें कि हिमालयन ताहार कहाँ मिलता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क में मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।